कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन मैंने बताया था, उससे रिलेटेड मैंने हर एक तरह से प्रॉब्लम आपको बताया था। और ये बोले थे आपको कि उसमें जो है दो ही बात याद रखिएगा। सबसे पहले ये बात याद रखना है कि सबसे पहले देखना है कि उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब तो बेहिचक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मैंने बताया था कि या तो उसको इंटीग्रेट करना होगा या डिफ्रेंशिएट करना होगा। बस आपके पास दो ही रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है। तो यदि इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप नहीं याद रखते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के हेल्प से कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन जब वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं, ओनली वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में लगाया जा सकता है। और वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो आपको एक ही काम करना होगा, या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन, तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाया था। तो आज चलिए फर्दर उससे कुछ क्वेश्चन और कर देते हैं। एस सी वर्मा का नाम आप लोग सुने, उसी से आपको बनवा दे रहा हूं। सबके पास एस सी वर्मा होगा। एस सी वर्मा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर में क्या कहता है, ए व्हील इज मेकिंग रिवोल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो समझ जाइए कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको क्या करना है, लगाना होगा। कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट रीचेज 100 रिवोल्यूशन इन 4 सेकेंड। मतलब कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है। एससी वर्मा के क्वेश्चन है, सबके पास बुक होगा। आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है। और फाइनल कितना हो गया है? 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। टाइम का वैल्यू दे दिया है 4 सेकेंड। तो आपसे डिमांड क्या कर रहा है? फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दिस 4 सेकेंड। मतलब कि आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिमांड कर रहा है और एंगुलर एक्सीलरेशन डिमांड कर रहा है। यानी आपसे डिमांड कर रहा है थीटा और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यही डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन समझ गए हो जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए, यहां पर 5 इक्वेशन आपको मैंने बताया था। तो 5 इक्वेशन में देखिए, एक इनिशियल 0 है, फाइनल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो कौन सा इक्वेशन लगाइएगा? v बराबर यू प्लस ए टी। याद रखने के लिए मैंने बोला था v बराबर यू प्लस ए टी याद रखिएगा। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यही लीनियर मोशन में, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में v बराबर यू प्लस क्या लिखते थे? ए टी लिखते थे। अब यहां पर देखिए ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा आपको फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, और ओमेगा कितना है? फाइनल 100। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अल्फा देखिए यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तभी ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, बस दो ही बात याद रखना। आलतू फालतू याद रखते हैं, इसलिए आपको रोटेशनल मोशन में आपको दिक्कत कर देता है। फालतू बातें याद ही नहीं रखना है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही याद रखिएगा। आप देखिएगा कि फिजिक्स तो ऐसे ही लोगों को टफ लगता है, लेकिन फिजिक्स को आप ढंग से पढ़िएगा तो फिजिक्स में जान नहीं है। बात समझ गए? तो रोटेशनल मोशन फिजिक्स का भी सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, इसलिए मैं उसी को आपको दिखा रहा हूं। आप देखिएगा ये काफी आसान लगेगा तो समझ जाएगा, बाकी चैप्टर पढ़ने में तो बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन ही सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। तो ये यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए उस समय तो एकदम बिल्कुल जान ही नहीं है। तो केवल हवा मत बनाइए कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है। ये बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि ऊपर के आदमी आकर के पढ़ेगा, ऊपर से नहीं आएगा, हमें आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए अल्फा यहां से निकल गया। अब आपको फाइंड करना है थीटा। तो एक इक्वेशन आपको बताए थे, याद कीजिए, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए। ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी का वैल्यू हो गया 4 सेकेंड, यानी 400 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना पाई होता है? सॉरी 200 रिवोल्यूशन हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक रिवोल्यूशन में कितना पाई?
टू पाई एंगल ना होता है एक रिवोल्यूशन में, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400 पाई। अब ये रेडियन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रेडियन में। क्लियर है, ये रहा आंसर। तो एससी वर्मा देखिए कितना आसानी से आप बना ले रहे हैं। और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वो भी जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी आपका सिलेबस में है। क्लियर है ना। तो सबका क्वेश्चन का बनाने का तरीका सबका एक ही है। क्लियर है। तो कोई एक आप रेफरेंस बुक लेकर के चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कहता है कि ए व्हील रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन कवर्स 50 रिवोल्यूशन इन फर्स्ट 5 सेकंड। 50 रिवोल्यूशन मतलब थीटा आपको दिया हुआ है। क्लियर है ना। और फर्स्ट 5 सेकंड, टी का वैल्यू हो गया 5 सेकंड। फर्दर देखिए इसमें क्या कहता है 50 रिवोल्यूशन इन फर्स्ट 5 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा 0। स्टार्ट क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 0। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। द एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी कितने पर पूछ रहा है 5 सेकंड पर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी कितने पर पूछ रहा है 5 सेकंड के एंड पे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दो अननोन आपके पास है। देखिए मैथमेटिक्स का ये रूल है, जितना अननोन उतना इक्वेशन चाहिए। यहां पर भी देखिए दो अननोन्स था, थीटा अल्फा। तो एक इक्वेशन तो ये लगा दिए, दूसरा इक्वेशन ये लगा दिए, दोनों फाइंड हो गया कि नहीं बोलिए। चलिए यहां पर देखिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0, थीटा दिया हुआ है। तो थीटा ओमेगा और टी के टर्म में क्या रिलेशन जाते हैं, थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। यहां से ओमेगा फाइंड हो जाएगा कि नहीं बोलिए। तो थीटा की जगह कितना 50 रिवोल्यूशन। तो इसको चाहिए तो आप रेडियन पर सेकंड में कर सकते हैं, नहीं तो रिवोल्यूशन में छोड़िएगा तो ओमेगा भी रिवोल्यूशन में आएगा। क्लियर है ना। तो 50 ओमेगा नॉट 0 ओमेगा बाई 2 है, टी की जगह हो जाएगा 5। तो यहां से ओमेगा निकालिएगा तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 बाई 5 मतलब 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आंसर आ गया। अब एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो कोई भी इक्वेशन लगा दीजिए। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा के टर्म वाला इक्वेशन लगा दीजिए। ओमेगा क्या है 25, ओमेगा नॉट 0, अल्फा का वैल्यू कितना, यही तो फाइंड करना है। और ये हो जाएगा 5। तो अल्फा यहां से कितना हो गया 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। यदि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर होगा तो रिवोल्यूशन को क्या पुट कर देंगे, एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई ना, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में निकालना होगा तब। क्लियर है। यानी 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो देखिए कितना आसान है। बस यही बात याद रखना है कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी 5 इक्वेशन में से कोई लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। यदि एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो आपके पास कितना रास्ता, 2 ही रास्ता है, या तो इंटीग्रेट करना होगा या डिफरेंशिएट। यानी पहले ही माइंड में आप सेट कर लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करना होगा या डिफरेंशिएशन करना होगा। क्लियर है ना। तो ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। चलिए तो एससी वर्मा का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या सब है। कहता है इसमें कि व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए डेटा सबसे पहले लिखते जाइएगा जो जो दिया हुआ है। इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो आपको मैंने बता चुका हूं कि 5 इक्वेशन में से कोई इक्वेशन जो एप्लीकेबल होगा उसको आप लगा सकते हैं। देखिए डेटा लिख डालिएगा तो आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा कि अब कौन सा इक्वेशन मैं इसमें अप्लाई करूं। क्लियर है ना। तो फर्दर देखिए इसमें क्या कहता है कि यूनिफॉर्म एंगुलर ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड एट 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपको दे दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। टी का वैल्यू दे दिया है 10 सेकेंड। क्लियर है ना। फर्दर कहता है इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली
फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो इसको t1 मान लीजिए और नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्मली इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड इट इज फाइनली ब्राउट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। और नेक्स्ट 10 सेकेंड में क्या किया जा रहा है, इसको रेस्ट में लाया जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। चलिए देखिए इधर, तो ग्राफ से इसको बना दीजिए तो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। इधर t है, इधर ओमेगा है। शुरू में क्या है, इसका एक्सीलरेशन का मतलब आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताया था, ट्रांसलेशनल मोशन लेकर के। आप उसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सीलरेशन का मैं डिटेल मतलब उसको बताया था कि एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एक में है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब, मैक्सिमम लोग का मिसकंसेप्ट होता है कि जब माइनस होगा तो रिटार्डेशन होगा, घटेगा वेलोसिटी, और प्लस होगा तो बढ़ेगा। यदि ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा तो आप जो है, आपसे क्वेश्चन जो है आईआईटी में पहले यहाँ से भी क्वेश्चन डाल चुका है, नीट में भी आपको मॉड्यूल में डिफरेंट इंस्टीट्यूट का मिलेगा, वहां पर आप फंस जाइएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसका डिटेल मीनिंग मैंने बताया था वीडियो लेक्चर फर्स्ट में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब देखिएगा, आपको खूब समझ में आएगा। नहीं देखिएगा आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम लोग का कंसेप्ट यही होता है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी हर हाल में घटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो देखा जाता है कि डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर है। यदि v और a का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, यदि अपोजिट होगा तो उसको क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर है ना। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सीलरेशन से रिलेटेड डिटेल प्रॉब्लम्स भी बनाया था और एक्सीलरेशन का मतलब भी बताया था क्या होता है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। इधर 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का मतलब, यहां पर देखिए वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड से क्या होगा, बढ़ेगा। तो 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 सेकेंड में हो जाएगा 40। क्लियर है ना। फर्दर देखिए 10 सेकंड तक ये यूनिफॉर्मली जो है मूव करते गया है और उसके बाद घटना शुरू हो गया। घटते घटते फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, 0। तो ये भी 10 सेकेंड, ये भी 10 सेकेंड। क्लियर है ना, क्लियर हो गया। और ये भी 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हो गया, 30 सेकेंड। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े हुइएगा ट्रांसलेशनल मोशन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। हम तो बोलेंगे कि वो सब कोई थ्योरी ही मत याद रखिए, क्वेश्चन बनने से मतलब है। जैसे देखिए, जब भी आपको एरिया बाउंडेड की बात कहता है तो सीधे बाई को x से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो v इंटू टी क्या देता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड है, इसका सेकेंड। मीटर दिया कि नहीं, मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है ना। और जब भी स्लोप डिमांड करता है तो सीधे बाई में x से भाग दे करके देखिएगा तो v बाई टी, बाई बाई एक्स क्या दे रहा है, वेलोसिटी बाई टाइम क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो आप लोग इतना ही बात याद रखिएगा। पूरे फिजिक्स की बात मैं बता रहा हूं, केवल ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स की बात। जब भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो बात यही याद रखना है कि जब भी स्लोप डिमांड करता है तो बाई में एक्स से डिवाइड कर देंगे, जब भी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाता है। क्लियर है ना। तो चलिए इसका एरिया आप निकाल दीजिए, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दे देगा। आपसे डिमांड क्या कर रहा था, एक बार और पढ़ जा रहा हूं। A wheel starting from rest is uniformly accelerated at 4 radian per second square for 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for next 10 seconds and finally brought to rest in next 10 seconds. Finally 0 हो गया कि नहीं, brought to rest. Find the total angle rotated by the wheel. तो टोटल एंगल ये रोटेट कितना किया होगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
विथ टाइम एक्सिस क्या देता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ट्रांसलेशनल मोशन में वहां डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकाल दीजिए। ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम लेना है। तो पैरेलल साइड्स कितना है, यहां से यहां तक 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको आप लोग हाइट बोलते थे, कितना हो जाएगा 40। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, और ये 40, तो 40 इंटू 20 800 इतना रेडियन। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। यही यदि आप अलग अलग करके बनाते, ग्राफ्स नहीं बनाते, तो ये काफी लॉन्ग चला जाता है, ये काफी क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं। तो इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए एकदम चुटकी में प्रॉब्लम बनते जा रहा है, और आप लोग जो है फिजिक्स को केवल हवा बना दिए हैं, लोग भी हवा बना दिए हैं। देखिए जब बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वो सीधे बोलते हैं कि मेरे टीचर बहुत हाई लेवल के बारे। यार हाई लेवल क्या होता है, सिलेबस से बाहर पूछता है क्वेश्चन क्या। तो ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सब कुछ पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है कि कैसे आपको पढ़ाएं ताकि आपको आसान दिखे। जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली गए, दिल्ली आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आप कभी गए नहीं है, तो आपको कोई एक आदमी वहाँ का आपको रास्ता अच्छा बता दे तो आप अच्छे से चले जाइएगा कि नहीं। वही बात यहाँ पर है, सब कुछ बताने वाला पर डिपेंड करता है, टीचर पर डिपेंड करता है 95%। क्लियर है ना। तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, ये केवल फिजिक्स को हवा बना दिया गया टफ। इसलिए सबसे पहले हम रोटेशन उठा करके पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि फिजिक्स तो टफ है ही, और उसमें भी टफ जो हो जाता है रोटेशनल मोशन होता है। तो उसी को यदि हम आसान बना देते हैं तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि केवल बस लोग हमको बेवकूफ बनाया है कि फिजिक्स टफ है। टफ है, कोई टफ नहीं है, पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। बात समझ गए। इसलिए मन से पढ़िए और रिजल्ट दीजिए, हम तो यही बोलेंगे। रह गया जूलॉजी बॉटनी की बात, तो वो तो प्योर थ्योरी है, 5 बार लिखिएगा एकदम धर के, एकदम लिख करके एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर करिए, कैसे नहीं होगा नीट। और जो लोग जेईई मेंस का है, तैयारी कर रहे हैं आईआईटी के लिए, तो आईआईटी एडवांस का हम यूरोडोप का क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। अभी हम कॉमन जेईई मेंस और नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। नीट से थोड़ा सा लेवल जेईई मेंस का हाई होता है, इसे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ये दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और दोनों को कीजिए, आप बहुत अच्छा रैंक दीजिएगा। क्लियर है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि ये एससी वर्मा जो है ये नीट के लिए जरूरत नहीं है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जितना नीट में क्वेश्चन पूछता है उससे थोड़ा सा हाई लेवल बनाइए, और उसके बाद जाइए एग्जाम में, आपको चुटकी में क्वेश्चन बनते जाएगा। मेरे बात पर आप बिलीव कीजिए और बनाइए, कैसे नहीं होगा। तो आपको ठगने वाला काम जो करते हैं कि एससी वर्मा नहीं बनेगा, ये नहीं है, सब बनेगा यार। आप स्टूडेंट हैं, कैसे नहीं बनेगा। क्लियर है। तो जितना पढ़ रहे हैं उसको आप करते जाइए। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन से सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल depends on time as the relation alpha is equal to t square plus 2t radian
per second square. Then find angular velocity and angular jerk at t बराबर 2 सेकेंड. Assuming that at t बराबर 0, ओमेगा बराबर 0. चलिए देखिए इधर इसको आप क्या कीजिएगा. तो सबसे पहले आपको अल्फा यहां पर देखिए, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है. एंगुलर एक्सीलरेशन पार्टिकल का वेरिएबल है या कांस्टेंट है. ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है. या टाइम कभी जिंदगी में रुका हुआ नहीं रहता है, यानी ये हमेशा बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएगा. तो जब भी टाइम चेंज करेगा तो निश्चित रूप से अल्फा चेंज होगा कि नहीं, 100% अल्फा चेंज होगा. तो जब भी अल्फा चेंज होगा तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलिएगा, क्या होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा. तो जब भी वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है तो आपको मैंने दो ही बात बताया था ना कि जब भी वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो या तो इंटीग्रेट कीजिएगा या डिफरेंशिएट, तीसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है. तो जब भी वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो आपके पास ओनली 2 ही रास्ता है, चाहे तो इंटीग्रेट कीजिए या डिफरेंशिएट कीजिए. अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है कि इंटीग्रेशन करना होगा कि डिफरेंशिएशन करना होगा. तो एक्सीलरेशन से यदि वेलोसिटी लाना है तब तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन एक्सीलरेशन से जर्क लाना है तब क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा. चलिए यहां पर ध्यान दीजिए. अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ t² प्लस 2t. जितना बोलते हैं उतना ही माइंड में रखिए, कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा नीट और जेईई मेंस का. क्लियर है. एडवांस का टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, उसके लिए अलग से यूरोडोप का क्वेश्चन करवाएंगे, उसको आप रेडी कर जाइएगा. और IIT का क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, और नीट वालों के लिए नीट का क्वेश्चन बैंक. क्लियर है. जितना IIT में क्वेश्चन आया सारा डिस्कस करेंगे, जितना नीट में क्वेश्चन आया सब कुछ डिस्कस करेंगे. देखिए कैसे नहीं होता है. तो अल्फा बराबर t² प्लस 2t. तो अल्फा की जगह आप क्या जानते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आपको ओमेगा फाइंड करना है. तो t² प्लस 2t dt. जब भी d को हटाना होता है तो इंटीग्रेट करते हैं, d को लाने के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है. तो इसको क्या कीजिएगा, आप इंटीग्रेट कीजिएगा. जब t का वैल्यू 0, यहां से देखिए लिमिट देने के लिए दे दिया. t 0 मतलब इनिशियली कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो t बराबर 0 तो ओमेगा 0. जब t का वैल्यू कितना, 2 सेकेंड, तो ओमेगा आपसे डिमांड कर रहा है, तो मान लेते हैं ओमेगा होगा. अब यहां पर देखिए डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, सिंपली डी को हटा दीजिए, केवल रहेगा इस तरह का. dx का इंटीग्रेशन केवल रहेगा तो x हो जाएगा, डी को हटा देना है तो ओमेगा हो जाएगा. और 0 से ओमेगा, इधर कितना पावर में एक जुटेगा उसी से डिवाइड होगा, पावर में एक जुटेगा उसी से डिवाइड होगा. लिमिट फ्रॉम 0 to 2. क्लियर है. तो यहां से ओमेगा फाइंड कीजिएगा, ओमेगा माइनस 0 ओमेगा हो जाएगा. इधर क्या होगा, फाइनल लिमिट. तो फाइनल पुट कीजिएगा तो 2 का क्यूब कितना है, 8 प्लस 4, और इनिशियल 0 पुट कीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा. तो यही हो जाएगा ना आंसर. तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 डिवाइडेड बाई 3. ये हो गया आपका रेडियन पर सेकेंड. एक आंसर आ गया. अब दूसरा आंसर देखिए, जर्क पूछ रहा है. तो जर्क कितना हो जाएगा, यहां पर केवल जर्क बोला गया है, मतलब कौन सा जर्क, एंगुलर जर्क लेना है, क्योंकि रोटेशन वाला नाम देख रहे हैं. तो केवल जर्क पूछे तो क्या लेना है, एंगुलर जर्क. तो एंगुलर जर्क कितना हो जाएगा, एंगुलर जर्क बराबर डी अल्फा बाई डी टी. चलिए उसको डिफरेंशिएट कीजिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर्क देता है. जैसे मान लेते हैं कि आपका फैन चल रहा है, फैन में बॉल बेरिंग कट जाता है तो देखते हैं जर्किंग होना शुरू हो जाता है, वही जर्क है. तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 2t प्लस 2. क्लियर है ना.
अब कितना टाइम पर पूछ रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पर एंगुलर जर्क जो हो जाएगा, जर्क इज इक्वल टू, बोलिए 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 6 रेडियन पर सेकेंड क्यूब। ये रहा आंसर। तो अब इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा उम्मीद करते हैं आप टोटल सोल्व कर लीजिएगा। नोट कीजिए। चलिए देखिए इधर, जैसे थीटा और टी के बीच ग्राफ रहेगा तो इसमें स्लोप क्या बताएगा, एंगुलर स्पीड दे देगा ना, बाई बाई एक्स। क्लियर है। इसमें एरिया बाउंडेड बाई कर्व कुछ नहीं देगा। यही यदि ओमेगा और टी के बीच ग्राफ होता तो ओमेगा बाई टी क्या देता है, अल्फा देगा। तो स्लोप दे देगा, यहां पर स्लोप दे देगा डी ओमेगा बाई डी टी, यानी क्या, अल्फा। और एरिया कितना दे देगा, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, बाई को एक से गुना कीजिए तो क्या डिस्प्लेसमेंट दे देगा ना, मतलब कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या दे देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो इसी तरह माइंड में रखना, जब एक्सीलरेशन टाइम के बीच ग्राफ होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आइदर टाइम रहेगा, तो एरिया क्या देगा, टाइम एक्सिस के साथ लेना है, तो एरिया देगा अल्फा इंटू टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब चेंज, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। जब स्लोप देखिएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, बोलिए, अल्फा बाई टी मतलब जर्क ना, जर्क दे देगा। और ये कौन सा जर्क, एंगुलर एक्सीलरेशन है इसलिए एंगुलर जर्क देगा। बोलिए, तो एंगुलर जर्क हो जाता है डी अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है यहां तक। ये सब बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या कीजिएगा, इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए व्हील इज अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर थीटा। तो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप खुद समझिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब व्हील रोटेट करते रहेगा तो उसका क्या है, कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए अल्फा क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी एंगुलर एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो हम लोग या तो इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखिएगा, जब अल्फा वेरिएबल होता है तो क्या बताया था कि अल्फा का फॉर्मूला या तो हम लोग लगाएंगे डी ओमेगा बाई डी टी, या लगाएंगे अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यही लगाने के लिए मैंने बोला था ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जब टाइम के टर्म में होगा तब तो ये लगा दीजिएगा, लेकिन जब टाइम के टर्म में नहीं रहेगा, थीटा के टर्म में रहेगा तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा थीटा के टर्म में है ना, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला ना लगा करके कौन सा लगाए, ये वाला लगाए। तो यही दोनों में से कोई अप्लाई कर देना है। जब टाइम के टर्म में रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब टाइम के टर्म में नहीं रहेगा, थीटा के टर्म में रहेगा तो थीटा वाला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और डी थीटा को इधर मैंने भेज दिया। अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ, जब थीटा जीरो मतलब शुरू में, तो ओमेगा भी क्या है, जीरो। थीटा जीरो तो जीरो, थीटा का वैल्यू थीटा, तो इसको ओमेगा मैंने मान लिया। इसका इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़िएगा, उसी से डिवाइड, इसका भी थीटा का पावर हाफ है तो एक जोड़िएगा तो 3/2, उसी से फिर डिवाइड होगा तो ऊपर चला गया, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है यहाँ तक। तो जितने तरह से आपको इधर से क्वेश्चन पूछेगा वो सारा बता दिए। एक्सीलरेशन एक तो कांस्टेंट रहेगा तब 5 इक्वेशन लगाएंगे, यदि कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है ना।
चलिए देखिएगा, डीसी पांडे का बुक आता है, उसका भी बहुत लोग बोलते हैं बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। देख चलिए उससे भी अब बनाते हैं। देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो दुनिया का ऑल बुक्स बनेगा, दुनिया का ऑल इंस्टीट्यूट का आपका मटेरियल्स बनेगा। केवल फिजिक्स का होना चाहिए। अब यानी कि हिस्ट्री बनाना शुरू कर दीजिए, हिस्ट्री बनाइएगा। फिजिक्स का स्टूडेंट है तो आप हिस्ट्री बनाइएगा। नीट निकालना है ना, नीट निकालना है, IIT निकालना है, तो दुनिया का जितना भी बुक है आप सारा बना सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, कंसेप्ट यदि सही है तो दुनिया का सारा बुक बना सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट सही नहीं है तो 10,000 भी बना लीजिए ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और नीट और IIT आपका होना तो दूर की बात, रैंक भी अच्छा आपको पीछे चला जाएगा बहुत, ठीक है ना, तो होगा ही नहीं। इसलिए कंसेप्ट को जरूर पकड़िए। कंसेप्ट यही ना हम बताए कि जब एक्सलेशन कांस्टेंट है तब तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। यदि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास दो ही रास्ता है, चाहे ईस्ट जाइए चाहे वेस्ट जाइए। कहने का मतलब चाहे तो आप इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंस, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। क्लियर है? जैसे देखिए क्वेश्चन इसमें सबके पास नहीं होगा, तो देखिए आपको क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। चलिए यही डीसी पांडे का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये मैकेनिक्स डीसी पांडे का क्वेश्चन है। तो दुनिया का सारा बुक बनेगा, बस कंसेप्ट आपका सही रहना चाहिए। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम पीछे बताए थे, ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इसको ग्राफ से बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ओमेगा और टी के बीच ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ अल्फा इज इक्वल टू 2 इसका मतलब 1 सेकंड में 2 बढ़ रहा है, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10। इसी को आप लोग v बराबर यू प्लस टी से निकालते हुएगा। तो एक्सलेशन का मतलब आपको यदि रियल में आपको समझ में आ जाएगा तो ये v बराबर यू प्लस टी लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बनाइए। 1 सेकंड में 2 बढ़ रहा है तो 5 सेकंड में कितना? 10 हो जाएगा। इसी को ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखिएगा, तो ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, अल्फा 2 और टी का जगह 5, 10 आ जाएगा। तो 5 सेकंड में कितना हो गया? 10। इसलिए बोले कि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वो ट्रांसलेशनल मोशन लेकर के एक्सलेशन को डिटेल से समझाते, सेम केस एंगुलर एक्सलेशन वाला में होता है। क्लियर है ना? तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस लोगों का दिमाग में ये बैठ गया है कि रोटेशन काफ़ी टफ होता है। कोई ज्ञान नहीं है इसमें, जैसे पहले पढ़े तो वही अभी भी है। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें क्या कहता है, फर्दर कहता है कि इट इज देन अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड। वही अस्सी वर्मा वाला में 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड था। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? 2 सेकेंड है। उससे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 5 सेकेंड। फर्दर देखिए क्या कहता है, एंड इट इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। बोलिए, लिख सकते हैं ना? तो आपसे डिमांड कर रहा है टोटल एंगल कितना रोटेट होगा, यही एरिया निकाल दीजिए, हो गया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद टाइम एक्सिस। कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, ट्रेपेजियम का एरिया दिस प्लस दिस, ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 और ऊपर वाला 2 इंटू सेपरेशन, सेपरेशन यही है ना, तो सेपरेशन कितना है? 10। पैरेलल साइड यही ना हुआ, ये लंबाई टोटल जोड़िए ना, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 12 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। तो पैरेलल साइड का सम इंटू सेपरेशन, ये 5 हो जाएगा और ये 14, 5 या कितना होता है? 70 होता है। इतना रेडियन आंसर हो गया। देखिए क्या मजा, कितना आसान है, मजा आ गया। तो बच्चों आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसेप्ट को जरूर पकड़िए, और आप लोग ये दिमाग में बैठा लेते हैं, जैसे देखे हुए रहिएगा कि फिजिक्स वाला का जो है देखते हैं फालतू का केवल नौटंकी है, पढ़ाई जीरो है, बहुत एलिमेंट्री पढ़ाते हैं, उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।
और एक तो हम वीडियो आपको ये भी स्टूडेंट को सेंड कर दिए थे, गलत कंसेप्ट दे रहे थे, एकदम गलत, बिल्कुल गलत एलिमेंट्री था, उसको आप गलत बता रहे थे, उसको भी मैंने सेंड किया स्टूडेंट को। ऑल इंडिया मैंने फेसबुक पर डाल दिया था, ऑल इंडिया से हमारे पास कॉल आया, थैंक्स सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर। यहाँ तक कि एक टीचर इंडिया के कुवैत में गए हुए थे, वो भी वहाँ से बोले थैंक्स सर, बहुत अच्छा किए, आप फर्स्ट पर्सन है कि फिजिक्स वाला का गलती आप निकाल दिए। तो यार गलत कंसेप्ट से बचिए, हम यही बोलेंगे, भेड़िया धंसान वाला काम मत कीजिए। तो इंटरटेनमेंट अपना जगह है, लेकिन पढ़ाई आप मन से कीजिए, आपको आईआईटी और नीट निकालना है, केवल इंटरटेनमेंट से काम नहीं चलेगा। तो चलिए, इंटरटेनमेंट मैं भी कराता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि हमेशा वही काम होते रहे, और थोड़ा सा पढ़ाई का भी ध्यान रख करके चलना है। तो देखिए, रिजल्ट देना है तो आप मेरे बात को, एक एक बात को आप फॉलो कीजिए, जरूर रिजल्ट होगा। आप क्या देखें, आप जाइए ना, दुनिया का सारा बुक बनाइए, आप जा करके ये जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा बनाइए, सब क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो कंसेप्ट मेन बात याद रखना है। देखिए, हम ज्यादा कुछ बोले नहीं है, 5 गो इक्वेशन बताए, बहुत जगह देखिएगा 3 ही गो इक्वेशन दिखाते हैं, 2 गो गाइड। अरे यार, टोटल आप डिटेल से उसको बताइए ना, तब ना क्वेश्चन बनेगा। 3 गो इक्वेशन बना दिए, यही 3 गो इक्वेशन लिखाएंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकंड में लिखेंगे थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर, थर्ड में लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, बस काम कहानी खत्म। और एक लास्ट में लिखते हैं थीटा, वो भी बहुत लोग नहीं लिखते हैं। तो जब तक नहीं डिटेल से पढ़िए, कैसे काम चलेगा? हम देखिए ज्यादा कुछ बताए है, बस एक ही बात याद रखिएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगाएंगे उसको। रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं। ट्रांसलेशनल में 2 कंडीशन देखना होता है, एक तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी 1 डायमेंशनल। वो भी 1 डायमेंशनल कब? जब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तब, एरो दे देते हैं तो फिर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल सबके लिए वैलिड होता है। क्लियर है ना? तो चलिए, वो आप लोग ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़े होइएगा। यहां पर यही बात याद रखना है कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी 5 इक्वेशन पर दिमाग लगाना है, और एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तब तो उसको सोचना ही नहीं है। 2 ही रास्ता है, या इंटीग्रेट कीजिए या डिफ्रेंशिएट। और उसमें एक्सीलरेशन का 2 फार्मूला बताए हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, या दूसरा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये कब कौन लगाएंगे ये भी आपको मैं बता चुका, कि जब टाइम के टर्म में एक्सीलरेशन दिया हुआ है तब डी ओमेगा बाई डी टी लगा दीजिए अल्फा के जगह, यदि थीटा के टर्म में दिया हुआ है तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लगाना होगा। क्लियर है ना? तो इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन आप बना जाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को भी आप डिटेल से आपको मैं दिखा दूंगा, उससे क्वेश्चन हर एक तरह के आपको सोल्व कर दूंगा। फिर दुनिया का कोई भी बुक है आप बनाइए, काहे नहीं बनेगा। बुक बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, एलन का मटेरियल बनाइए, फिटजी का मटेरियल, जिसका बनाना है, आकाश का बनाइए, किसी का भी बनाइए, सब बनेगा। तो पढ़ाई का ये क्वालिटी लाना है, कैसे नहीं होगा। और जब सब बनने लगेगा तो क्या उम्मीद करते हैं, आईआईटी वाला ऊपर आसमान से क्वेश्चन लाएगा क्या? वो जो सेट करेगा क्वेश्चन है बिल्कुल बनेगा। नीट वाला क्वेश्चन लाएगा आसमान से? जब सब बुक बनना शुरू हो जाए तो क्यों नहीं बनेगा आईआईटी और नीट का क्वेश्चन? आप एनसीईआरटी उठा के जाके देखिए, सब बनेगा। तो कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट आप यदि ग्रिप में रखते हैं तो दुनिया का ऑल बुक्स बनेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी के बहकावे में मत जाइए। 10,000 20,000 क्वेश्चन करते रहते हैं, बेचारे के कंसेप्ट नहीं होता, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आप कंसेप्ट को गेन कीजिए। देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बताए इसमें, फिर भी देखिए फटाफट सब बनेगा। आप जाकर के बनाइए, आप में ऑनेस्टी है, जाके उसको बनाइए, कैसे नहीं होगा। ठीक है? तो किसी के झांसे में मत पड़िए,
अपना भेजा लगाना है। कोई कहता है कि रोटेशन काफ़ी टफ है, तो बस एक क्वेश्चन उनसे कीजिएगा कि तो ऊपर से लाए आदमी को क्या पकड़ करके, टफ है तब? अरे हम ही आप लोग ना पढ़ते हैं, आपको बेवकूफ़ केवल बनाया जाता है, और आपको भी नहीं समझ में आता है तब बोलना शुरू कर देते, अरे बहुत हाई लेवल के पढ़ाते हैं यार, बुझाता ही नहीं है। हाई लेवल कुछ नहीं होता, आपका सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आएगा क्या? यूरोडोप सबसे हार्ड फिजिक्स का बुक लोग मानता है, उसका जब एडवांस आईआईटी का एडवांस के लिए जब बताएंगे ना, तो देखिएगा चुटकी में उसका भी क्वेश्चन बनेगा। कंसेप्ट सही रहना चाहिए केवल, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। इस क्वेश्चन पर भी आप ट्रिपल स्टार मार दीजिए, जितना ट्रिपल स्टार, सिंगल स्टार से 5 स्टार तक मारेंगे, सारा आप रेडी करके जाइए एग्जाम में, नीट और आईआईटी के लेगा सब क्वेश्चन जो है आउट है। उस दिन आप जयसिंह का खूब नाम लीजिएगा, लेगा कि नहीं भाई सही बोले थे, आपको सब क्वेश्चन लगेगा एकदम आउट हो गया, एकदम सिमिलर टाइप का वहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो सिंगल स्टार से 5 स्टार वाला एक एक आप रेडी करते जाइए, कैसे नहीं होगा नीट आईआईटी। तो चलिए हम लोग टॉर्क के बारे चलिए अब हम लोग टॉर्क के बारे में देखते हैं डिटेल से, टॉर्क क्या होता है। देखिए जितना टॉर्क के बारे में बताएंगे उतना ही बात याद रखना है। जैसे घर में आप गेट को रोटेट करते हैं, उस टॉर्क के कारण रोटेट हो रहा है। टॉर्क का ही दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का ही अदर नेम क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो डिफाइंड होता है आर क्रॉस एफ के फॉर्म में डिफाइंड होता है। टॉर्क किस फॉर्म में डिफाइंड होता है? आर क्रॉस एफ के फॉर्म में डिफाइंड होता है। ये स्पेशल टारगेट बैच के लिए है, इसलिए फाउंडेशन वाला को कम बुझाएगा देखिएगा। तो फाउंडेशन वाले लोगों से रिक्वेस्ट है वो नहीं देखें, टारगेट वालों के लिए स्पेशल हम बता रहे हैं। और रोटेशन लोगों को लगता है बहुत टफ, देखिएगा बहुत मजा आएगा। आर क्रॉस एफ, इसको आर एफ साइन थीटा, एन कैप लिखिएगा। जब भी मोड दिया जाता है तो एरो हट जाता है, डायरेक्शन हट जाता है। क्लियर है? इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एफ को आगे और को इधर। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही मान लेते हैं इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये फोर्स लग रहा है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट को क्या बच्चों बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए ना, अप्लाई का मतलब होता है लगाना, पीछे से पढ़िए। अप्लाई से एप्लीकेशन हो गया है, यानी लगाने का पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते हैं कहां से? जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है। तो ऑरिजिन के बाद टॉर्क यदि फाइंड करना है तो ऑरिजिन से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया जाता है। क्लियर है ना? यानी आर यहां पर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। इस बात को याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। with respect to the point about which we have to find torque। समझ गए? ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए लिख दे रहा है। क्लियर है ना? कितने लोग समझता है कि टारगेट में ये लिख क्यों रहा है? अरे यही तो मेन कंसेप्ट है, इसी को माइंड में रखा है। इसी को नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? उतना लिखा जाता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आपको आई कैप जे कैप के फॉर्म में है तब तो डायरेक्ट इस तरह क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो निकालते थे। लेकिन जब आई कैप जे कैप के टर्म में नहीं दिया हुआ है तब हम लोग ये वाला पार्ट फॉर्मूला का लगाएंगे। ये दोनों माइंड में रखना है।
क्लियर है ना। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इसलिए लिखा, वेक्टर को पैरेलल आप शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ लिया जाता है, टेल टेल या हेड हेड, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है। फोर्स को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, यही लाइन ऑफ एक्शन दे देता है। क्या देता है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्यों इसको मैंने बोला, एक्ट का मतलब होता है लगना, लगने का लाइन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी को आगे पीछे बढ़ा दीजिए, वही क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिएगा, पोजीशन वेक्टर किसका लेते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, किसके रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना होता है। क्लियर है ना, जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना होता है, अबाउट व्हिच वी हैव टू फाइंड टॉर्क। देखिए बेसिक कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहां पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो गया ना, जितना ये लंबाई होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये पोजीशन वेक्टर आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ज्योमेट्री से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन लगा देंगे सीधे, तो ये आर साइन थीटा लंबाई है, तो ये भी तो आर साइन थीटा होगा। तो अब याद रखना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है, ये मेन पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या दे देता है, टॉर्क दे देता है। तो यहां पर मेन पॉइंट क्या आपको मैंने बताया, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा फोर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या दे देगा, आपका टॉर्क दे देगा। तो ये कब करेंगे, जब आई कैप जे कैप के टर्म में नहीं फोर्स और आर दिया हुआ रहेगा, तब जब दिया हुआ रहेगा तब तो डायरेक्ट क्रॉस से निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से। क्लियर है, ठीक है ना यहाँ तक। तो आप इसको नोट कीजिए, ये मेन कंसेप्ट है, इसी से अब टोटल क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसका थोड़ा सा इसका यूनिट के बारे में देख लीजिए, टॉर्क, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, सीजीएस 9 सेंटीमीटर, डायमेंशन, देखिए डायमेंशन चाहे तो यूनिट से निकालिए, नहीं तो फॉर्मूला से निकालिए। तो न्यूटन का क्या होता है, mL/T - 2, और इसका L mL/T - 2, ये किसका होता है, वर्क का होता है। कोई भी एनर्जी का डायमेंशन इसी के बराबर होता है। ये पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन, जो यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो वर्क का कोई भी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका डायमेंशन किसके बराबर, वर्क और टॉर्क के बराबर। नेचर कैसा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर, दो वेक्टर के बीच क्रॉस क्या होता है, वेक्टर, डॉट रहेगा तो क्या होता है, स्केलर। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या सब होता है। सबसे पहले तो एक यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि टॉर्क इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क जो होगा, आर क्रॉस एफ जो होता है, एक वेक्टर होता है जो ए और बी के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो निश्चित रूप से ये टॉर्क जो होगा परपेंडिकुलर किसका होगा, आर का भी, और टॉर्क जो होगा परपेंडिकुलर एफ का भी होगा। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बताइए, 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये पूछ चुका है एग्जाम में पहले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फॉर टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। ए ऑप्शन में टाउ डॉट आर बराबर 0, बी ऑप्शन में टाउ डॉट एफ बराबर 0,
सी ऑप्शन में टाउ एफ डॉट टू टाउ बराबर 0, डी ऑप्शन में एफ क्रॉस टाउ बराबर 0। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, जल्दी बताइए। ये वाला करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। वेक्टर में आप जानते हैं कि स्केलर को अंदर गुना कीजिए, बाहर गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बाहर गुना कीजिएगा तो एफ डॉट टाउ क्या है, 0 है। क्लियर है ना। तो 2 से गुना करके क्या बिगाड़ लीजिएगा, बात समझ गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है सेम फिगर जो है, इस फिगर के बारे में आप लोग अच्छा से परिचित होइएगा। खूब स्कूल में जो है स्टूडेंट लोग बनाते रहता है, बनाते बनाते एकदम प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये फिगर आप लोग पहले से जान रहे हैं। इसी तरह का फिगर एससी वर्मा में एकदम फोटो कॉपी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। आप उसको बनाइएगा, इसको हम बना रहे हैं। चलिए देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यही सेंटर ओ है, ओ के बाद आपको क्या करना है, नेट टॉर्क फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर मेन पॉइंट हम लोग का यही माइंड में रखना है। जैसे देखिए यहां पर आपको आई कैप जे कैप के टर्म में कुछ नहीं दिया है, तो आर क्रॉस एफ वाला फॉर्मूला तो दिमाग से हटा देना है। तो 2 ही फॉर्मूला ने टॉर्क का बताए थे, अब कौन एप्लीकेबल होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस वही माइंड में रखना है, बस समझ गए। लेकिन यदि आई कैप जे कैप के टर्म में फोर्स और आर दिया हुआ होता तब तो हम लोग डायरेक्टली आर क्रॉस एफ से निकाल लेते, उसको भी आगे हम देखेंगे। तो चलिए पहले इसको देखिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो जिसके बाद टॉर्क निकालना होगा वहां पर पेग ठोक दीजिएगा। अरे पेग नहीं समझते हैं, कांटी, हथौड़ा लीजिए मार करके ठोक दीजिए जिसके बाद निकालना होगा। अब जैसे ही यहां पर ठोक दिए तो इधर से पुल कीजिएगा तो किधर रोटेट करेगा, क्लॉक रोटेट करेगा। अरे यार देखिए ना, यहाँ पर यदि इसको आप यहां पर ऐसे ठोक दिए तो इधर पुल कीजिएगा तो किधर रोटेट करेगा, क्लॉक। और इधर से पुल करेंगे तो देखिए एंटी क्लॉक। क्लियर है ना। तो जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां पर पेग ठोकते हैं सबसे पहले। तो यहां पेग ठोके तो ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, क्लॉक। ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉक। पकड़ लीजिएगा आप। तो देखिए चाहे तो आप क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले लीजिए और एंटी क्लॉक को निगेटिव ले लीजिए, किसी को पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहां से इधर प्लस तो इधर माइनस लेते हैं, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव भी ले सकते हैं। उसी तरह आप क्लॉक को पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉक निगेटिव लेना होगा, एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉक को निगेटिव लेना होगा। इसको मानने में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जिसको प्लस लेना है ले लीजिए, उसके उल्टा को माइनस ले लेना है। तो चलिए नेट टॉर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए, किसी को पहले ले सकते हैं, ऐसा नहीं केवल यही। तो इसके कारण किधर रोटेट करेगा, पुल की जगह, तो क्लॉक को आपने निगेटिव लिया है। क्लियर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आई कैप जे कैप के टर्म में नहीं है तो वो होता तो आर क्रॉस एफ डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाते। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखिए ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर कहां से लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन इसका कौन होगा, यही होगा ना, बोलिए। फोर्स को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, वही लाइन ऑफ एक्शन होता है। जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। अब फोर्स इंटू यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है, टॉर्क। ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ही। सेंटीमीटर में है तो मीटर में 100 से भाग देते हैं तो 0.2 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए इसके कारण निकालते हैं। तो यहां पेग ठोकिएगा तो ऊपर पुल कीजिएगा तो एंटी क्लॉक घूमेगा ना। तो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, फोर्स एट 10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि लाइन ऑफ एक्शन इसका यही होगा ना, बोलिए। आगे पीछे बढ़ा देंगे लाइन ऑफ एक्शन, और जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसलिए आपको लिख दिए थे।
कि जहां जिसके बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां पे? लाइन ऑफ एक्शन पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स क्या देता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क देगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अब परपेंडिकुलर में सीधे साइन लगा देना है। ये लंबाई कितना है, 30, तो मीटर में हो जाएगा 0.3 और साइन 53 डिग्री। बोलिए होगा कि नहीं? तो लंबाई होगा 0.3 साइन 53 डिग्री। लिख सकते हैं ना? नहीं दिख रहा है तो देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये परपेंडिकुलर 0.3, ये मीटर में 30 सेंटीमीटर था, इंटू साइन 53 डिग्री। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं ना, वहां से उसको मैंने निकाला हूं। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये बच्चा वाला काम मत कीजिएगा, एंगल के सामने वाला में सीधा साइन लगा देना है। ये लंबाई निकालना होगा तो 0.3 cos 30, इसमें cos लगा देंगे और एंगल के सामने वाला में साइन, तो 10 इंटू 0.3 साइन 53 डिग्री। बोलिए हो जाएगा? अब चलिए इस फोर्स के कारण देखिए, इधर पुल कीजिएगा तो किधर होगा, क्लॉक, तो क्लॉक वाला माइनस लेना है। 5 इंटू, ये देखिए ना ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये सेंटीमीटर 40 है तो कितना हो जाएगा मीटर में, 0.4। अब इसके कारण देखिए, तो यहाँ पे एक ठोके ऐसे पुल कीजिएगा तो किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक, तो फोर्स एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेंगे, फोर्स है 15। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं बच्चों बताइए, जिस पॉइंट के बाद निकालना होता है लाइन ऑफ एक्शन यही ना होगा इसका, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं लाइन ऑफ एक्शन पर। तो ये परपेंडिकुलर का लंबाई क्या हो जाएगा बताइए, 0.3 साइन 37 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए 37 है ये डिग्री और ये 30, तो 0.3 हो जाएगा मीटर में, तो यहां पर हो जाएगा 0.3 साइन 37 डिग्री। अब नेट टॉर्क देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन 53 0.8, 0.3 इंटू 10 3, इसको देखिए -2 हो जाएगा, इसको देखिए +4.5 इंटू 0.37 0.6 होता है, क्लियर है ना? यहां से कितना हो जाएगा -4 अब +2.4 -2 अब प्लस इतना हो जाएगा 2.7। बोलिए ये आ जाएगा आपका -6 और ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए -6 है, ये दोनों जोड़िए तो 4 और 7 1 2 2 4 और 1 5, ये रहा आपका 5.1, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका -0.9। क्लियर है? माइनस साइन क्या बता रहा है, ये हो गया न्यूटन मीटर। क्लियर है? माइनस साइन बता रहा है किधर, क्लॉक को नेगेटिव लिए थे मतलब क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क हो जाएगा 0.9 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन किधर, क्लॉकवाइज। अब ऐसे भी दिखा सकते हैं डायरेक्शन, या इसी को लिखने का स्टाइल ऐसा है, क्लॉकवाइज होगा तो राइट हैंड पर क्लॉक घुमाइए, थंब अंदर गया तो इसका डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे इनवर्ट। वेक्टर पढ़े हुए का वेक्टर में मैं पढ़ाया था कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो सीधे इनवर्ट, एंटी क्लॉक तो आउटवर्ड। क्लॉकवाइज में पाकिस्तान में और एंटी क्लॉक में इंडिया में, राइट है, याद आया होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। इतने तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? बोलिए कहीं कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन ना? तो इसको नोट कीजिए।
चलिए ये बात क्लियर हो गया। तो जब भी आपको आई कैप जे कैप में नहीं दिया हुआ है तब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है ये मेन बात है, इसको याद रखिएगा। फोर्स को तो देखते हैं आप गुना कर लीजिएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा ये मेन बात है। परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वही परपेंडिकुलर उस फोर्स में गुना कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस फोर्स के कारण टॉर्क देता है। और क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज को जिसको मन है उसको प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही लेना होगा। क्लॉक वाइज को निगेटिव लिए हैं तो पूरा क्वेश्चन के सोल्यूशन में निगेटिव ही लेना होगा, और एंटी क्लॉक को पॉजिटिव यदि लीजिएगा तो उसको पूरा को पॉजिटिव लेना होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर हम लोग किसको पॉजिटिव माने थे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए थे, नेगेटिव लिए थे, सॉरी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेकर के चले हैं। देखिए ना यहाँ सारा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मैंने लिया था और एंटी क्लॉक को क्या लिया था, पॉजिटिव। देखिए ना ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पर फिक्स किए, इधर पुल किए तो क्लॉक रोटेट किया, इसलिए माइनस लिए थे। तो क्लॉक को नेगेटिव लिए थे और एंटी क्लॉक को पॉजिटिव। आप किसी को नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, बात समझ गए? तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन, और जितना भी टॉर्क का कंसेप्ट है सारा क्लियर करने के बाद आप कोई भी बुक बनाइए सब बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो ये क्लियर हो गया ना? किसी को आप नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, क्लॉक को यदि नेगेटिव तो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लेना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में वही साइन कन्वेंशन लेना होगा पूरे। ये नहीं कि आधा बनाया फिर चेंज कर दिए। तो पूरे क्वेश्चन में क्लॉक नेगेटिव तो सब जगह नेगेटिव क्लॉक लेना है, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव। कोई ये भी कर सकता है इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो पूरा क्वेश्चन में वही लेना है। देखिए ना, इसको पॉजिटिव करते इसको नेगेटिव, तो ये वाला क्या आ जाता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो फाइनल आंसर आता है किसमें, प्लस में। तो प्लस साइन क्या बताता था, बोलिए प्लस साइन क्या बताता है? उल्टा लेते हैं, इसको प्लस लेते थे क्या होता है, प्लस साइन बता देता क्लॉक, तो फिर आंसर वही आता कि नहीं, बोलिए आता ना वही। अरे हम ये लग के चले थे, लेकिन आप क्लॉक को यदि पॉजिटिव ले लेते और इसको नेगेटिव, तो क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। क्लियर है? तो फाइनली ये रिजल्ट क्या आ जाता है, प्लस आता ना, प्लस आता मतलब क्लॉकवाइज। तो फिर आंसर वही, वहां पर आपको आंसर दोनों में सेम आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज इतना ही।